क्या हमको महात्मा गांधी बनकर के चुपचाप हाथ में हाथ रख के बैठा रहना चाहिए? नहीं, ऐसा करने से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, संघर्ष करो। जो संघर्ष नहीं कर सकता है, कुछ लिखो। जो लिख नहीं सकता है, कुछ बोलो। जो बोल नहीं सकता है, वो कुछ और मदद करो। जो और मदद भी नहीं कर सकता है, जो ये सब कर रहा है, उनकी टांग तो मत खींचो। दोस्तों नमस्कार। अब आता हूं मैं मुद्दे पर। जो कल 19 मार्च 2025 को दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमारे डीजी साहब ने भी, लेफ्टिनेंट जनरल लखेड़ा साहब ने भी भाग लिया था। तो इसमें बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि डीजी साहब दिल्ली जाकर के गृह मंत्री जी को मिले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को मिले और सीडीएस साहब को मिले। मिले जरूर हैं और उन्होंने उनसे ड्यूल कमान के बारे में बात किया। तो आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि इतनी बड़ी मीटिंग में, इतने बड़े लोगों के बीच में क्या एक किसी फोर्स का मुद्दा डीजी साहब उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। उसके लिए सेपरेट पर्सनली बात करना पड़ेगा उनको। ये कोई पूरा देश का या पूरा वर्ल्ड का मुद्दा नहीं है। तो ये जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम था शौर्य सेवा मेजर बाप खाथिंग मेमोरियल, उनकी याद में एक प्रोग्राम किया गया था। इसमें खास करके वो उत्तर पूर्व के बारे में उन्होंने जो काम किया, उत्तर पूर्व आइजल के बारे में और तवांग के बारे में, वहां पर उनका क्या योगदान रहा, इस विषय में जानकारी देने के लिए और इसके अलावा उत्तर पूर्व का क्या महत्व है, इन सब चीजों को लेकर के इनके बारे में बताने के लिए हमारे डीजी साहब ने उसमें भाग लिया था। तो इतनी बड़ी जो मीटिंग थी, इसमें कई बाहर देश के अफसर भी थे, नेवी के थे, एयरफोर्स के थे और बाहर के भी कुछ अफसर थे। तो इसके बीच में क्या डीजी साहब इस संबंध में बात कर सकते हैं? और इसके उसमें शुरुआती में मिले भी हैं वो रक्षा मंत्री साहब को और उन्होंने 2.5 मूर्ति आसाम राइफल का जो एक मैसूर तोहफा है, उसको गिफ्ट भी दिया है उन्होंने। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं कह सकता है कि उनकी बात हुई या नहीं हुई। ले ये फालतू की बातें, हवा में तीर मारने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे चैनल बोल रहे हैं, बहुत सारे पेपर वाले बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे कमेंटमेंट भी लिख रहे हैं कि डीजी साहब की बात हुई है। बिल्कुल नहीं हुई है बात। मैं तो नहीं मान सकता हूं कि उनकी बात हुई होगी। हाँ, आज बात हो सकती है और आज हुआ भी होगा। तो इसके अलावा तो मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि जो डीजी साहब की, जो लोग आज कह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं डीजी साहब के बारे में कह रहे हैं, वो 8-9 महीना तो हो गया है, अब सिर्फ 14-15 महीना रह गया उनका कार्यकाल का। जब 8-9 महीने में शुरुआती में कुछ नहीं कर पाए, तो 14-15 महीने में क्या कर लेंगे? सब ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने डीजी साहब की शक्ल सिर्फ टीवी में या सोशल मीडिया में देखी है। जब डीजी साहब का देहरादून दौरा हुआ था,
गढ़ीकंठ के गेस्ट हाउस में हमारी 1.5 घंटा बात हुई, 1.5 घंटा बात हुई। आर्यवा संगठन की तरफ से मैं भी था उसमें। हमने सीधा डीजी साहब को बोला कि सर, अगर ड्यूल कमान खत्म करके एमओडी में आसाम राइफल नहीं जा सकती है तो आप सीधा उन आसाम राइफल को 4th पे कमीशन से पहले जितनी सारी सुविधाएं मिलती थी वो सुविधा दे दीजिए और इसको ऑल इंडिया कर दीजिए। तो डीजी साहब का कहना था कि साहब, आप लोग बार बार जो कह रहे हैं, हर जगह से मुझे फीडबैक आ रहे हैं, ठीक है कि अगर ये नहीं हो सकता तो 4th पे कमीशन से पहले जो सुविधाएं थी हमको वो सुविधा दे दो। तो मैं तो उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ चढ़ के देना चाह रहा हूं। आप लोग एक चीज बताओ, आप लोगों को 4th पे कमीशन से पहले एक्समैन को मेडिकल सुविधा थी? नहीं थी सर। बोला वो तो ठीक है, ECHS कार्ड है, अभी आर्मी हॉस्पिटल में भी आपको मेडिकल सुविधा मिलेगी। क्यों मिलेगी? हमारे कई डॉक्टर हैं जो आर्मी के हॉस्पिटलों में डेपुटेशन में जा करके, अटैच जा करके हमारे जवानों का और आर्मी के जवानों का इलाज करवा रहे हैं। क्या आप हमारा एक्समैन और हमारा जवान, हमारे जवानों के परिवार आर्मी हॉस्पिटल में इलाज नहीं कर सकते हैं? ये करवाएंगे, ये होगा, पक्का होगा, 100% होगा। दूसरा, जो भी एक्स सर्विसमैन थे उनको उससे पहले सोल्जर बोर्ड से काम होता था? नहीं होता था। तो बोला 100%। अभी मैं आरएसआ को तोड़ने जा रहा हूं और जितना भी आरएसआ का काम होगा, जवान का, एक्स सर्विसमैन का काम होगा, वो काम सोल्जर बोर्ड करेगा। और CID सुविधा, ये सब सुविधा तो ऑलरेडी है ही है अभी एक्स सर्विसमैनों के पास। डीजी साहब का कहना ये था। और उन्होंने जो कहा है उस पर वो अड़ियल हैं। उनका कहना हर हमेशा है कि आसाम राइफल जो है CPO में जा ही नहीं सकती है। आसाम राइफल और आर्मी का चोली और दामन का, आत्मा और शरीर का रिश्ता है और ये वहां जा ही नहीं सकती है। अगर आसाम राइफल CPO में नहीं जा सकती है तो गृह मंत्रालय को आसाम राइफल से इतना प्यार क्यों हो गया? 4th पे कमीशन से पहले तो आसाम राइफल को बिल्कुल प्यार नहीं करता था गृह मंत्रालय, लेकिन अब कैसे गृह मंत्रालय को इतना प्यार हो गया? मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। अब इतना प्यार होने का कारण ये सारी जितनी सुविधाएं हैं हमें, जितनी सप्लाइयां हैं, जितना राशन से लेकर, मेडिसिन से लेकर, गाड़ियां से लेकर, सिर्फ हथियार अम्लेशन छोड़ करके बाकी लोकल परचेस जो किया है, इसको फिर उसको वहां से रिमूव करके जब तक आर्मी सप्लाई नहीं होगी तब तक हम बहुत प्यारे बने रहेंगे गृह मंत्रालय के। यही है प्यार का कारण। और इसको जल्दी से जल्दी, मैं तो खासकर डीजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, ये कॉन्टैक्ट सिस्टम बंद करके ये सारी सप्लाईयां फिर आर्मी को दी जाए, आर्मी से इनकी सबकी सप्लाई की जाए। और ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जाके डीजी साहब को मिल रहा है, उनसे वहां से आने के बाद क्या बातें होती हैं और उसके बाद ये जो अगला कोर्ट का फैसला आना है या कोर्ट की तारीख लगनी है, उसमें क्या फैसला आता है, उसके बाद हम संघर्ष के लिए खड़े होंगे।
और इसकी अभी से हम रणनीति बना रहे हैं। संदर्भ समिति बनाई है हमने, कमेटी का गठन किया है, उसमें कौन कहां पर काम करेगा ये सब इस बारे में बात हुई है। तो और इसमें आगे भी हम काम करते रहेंगे और प्लानिंग से काम करेंगे, जो कि हम उस युद्ध को जीत सकें। ज्यादा न कहकर मैं यही समाप्त कर रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों से हम सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि आप शेयर और सब्सक्राइब करो। 1500-2000 आदमी वीडियो को देखता है, लेकिन सिर्फ 5 आदमी सब्सक्राइब करता है। ये लड़ाई सिर्फ एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये आप लोगों की लड़ाई है, हम मेरी लड़ाई, सबकी लड़ाई है। तो कोई कहीं कुछ करेगा तो कोई कहीं कुछ करेगा। हम ऑन सर्विस से लेकर सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपसे सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, जो ये वीडियो है इसको सब्सक्राइब कर दो, बस शेयर और सब्सक्राइब। इसमें भी कंजूसी करते हैं। दोस्तों, ज्यादा न कहकर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय आर्य, जय असम राइफल।